हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिपानास चैनल। सो आ गए आज हम डे 7 के साथ। डे 6 में हमने कुछ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हम एनएमआर किसको देखेंगे, हम लोग हाइड्रोजन से रिलेटेड एनएमआर डिस्कस करेंगे, यानी कि पीएमआर। इसे क्या बोलते हैं, पीएमआर भी कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन एनएमआर भी हम इसे कहते हैं। तो जल्दी से देखते हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके बीएससी सेमेस्टर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो या एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या सीटेट हो, टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी से भी रिलेटेड आपके एग्ज़ाम है, उन सब में भी ये बहुत ही हेल्प होगा। अगर पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी यूनिट 5 तक, तो ज़रूर देखेगा उन वीडियोस को। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो जल्दी से देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के मोस्ट ऑफ द चांसेस है। हमने वही इसमें एमसीक्यूज को इंक्लूड करा है जो आपके आने के चांसेस है। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ वाइज नहीं पढ़ाती, मैं हैंड रिटन नोट से बनाती हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं आसानी हो। बहुत सारी बुक से कवर अप करके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वही हम प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट कंटेंट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यूज। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी एनएमआर सिग्नल वुड बी गिवन बाय द कंपाउंड। यानी कि एनएमआर सिग्नल में ये जो हमारा कंपाउंड दिया है, ये कितने एनएमआर सिग्नल दे सकता है। और कौन सा एनएमआर, हम लोग को हाइड्रोजन। अब देखो आपका ये कंपाउंड दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो आपका कंपाउंड क्या दिया है CH3 का क्या दिया है, होल ऑफ ट्वाइस दिया है, CH दिया है, CH2, CH3 आपका ये कंपाउंड दिया है। ठीक, अब हमें इसमें देखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है आसपास का, वो कैसा है, केमिकल इन्वायरमेंट हमें देखना है। यानी कि जो भी अगर हमारा हाइड्रोजन जितने इन्वायरमेंट से अलग अलग इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, उतने ही सिग्नल हमें प्रोवाइड होगी। ज़रा इसको हम थोड़ा तोड़ कर लिखते हैं। जैसे कि हमारा ये CH है और ये CH2 है और ये क्या है, CH3 है, और यहाँ पे दो क्या लगा है। सो देखते हैं हमारा केमिकल इन्वायरमेंट हाइड्रोजन का। पहले हम ये वाले हाइड्रोजन को देखते हैं। ये वाले हाइड्रोजन के पहले क्या लगा, CH2, यानी कि ये वाला इन्वायरमेंट अलग है, तो हमें एक सिग्नल तो ये मिल जाएगा, A सिग्नल। अब हम ये वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ये वाले हाइड्रोजन के बगल में इधर मेथाइल ग्रुप लगा है और इधर CH लगा है, यानी कि इसका भी हमें सिग्नल मिलेगा। हमें वो देखना है कि किस हाइड्रोजन के आसपास का केमिकल इन्वायरमेंट जितने डिफरेंट होंगे, उतने ही सिग्नल हमें NMR में मिलेंगे। तो इधर CH3 है, इधर CH है, यानी कि ये भी डिफरेंट सिग्नल हमें देगा, दो सिग्नल हो गए। अब ये वाले हाइड्रोजन को देखते हैं। अब देखो ये वाले हाइड्रोजन के इधर साइड CH2 लगा है और इधर साइड मेथाइल लगा है, तो ये भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे, तो ये भी हमें NMR सिग्नल देगा, यानी कि हमें ABC 3 NMR सिग्नल मिले। अब इन दो मेथाइल ग्रुप्स की बात रखो कि ये दोनों मेथाइल ग्रुप तो अटैच तो CH से है ना, तो ये दोनों NMR सिग्नल सेम देंगे, क्योंकि दोनों मेथाइल है, दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ CH से अटैच है, यानी कि ये दोनों मिलकर हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा। यानी कि ABCD, यानी कि हमें कितने सिग्नल मिलेंगे इस कंपाउंड में, 4 NMR सिग्नल मिलेंगे। जल्दी से देखते हैं हमारा ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है 3 सिग्नल्स मिलेंगे, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 5, ऑप्शन डी कह रहा है 2। तो अभी मैंने आपको दिखाया, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सिग्नल हमें इस कंपाउंड से मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है विच सब्सटेंस इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग केमिकल शिफ्ट। यानी कि सबसे स्टैंडर्ड जो हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं NMR में केमिकल शिफ्ट को देखने के लिए, वो कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग इसमें टेट्रामेथाइलसाइलेन ही हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, किसके लिए, केमिकल शिफ्ट को या केमिकल सिग्नल्स को देखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रहा है, इफ अ प्रोटॉन लिंक टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि कह रहा है अगर कोई भी हमारा प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन की किसकी बात होगी, H की बात होगी। हाइड्रोजन हमें देखना है क्योंकि हम लोग NMR पढ़ लें, ठीक, अंडरस्टैंड। कह रहा है लिंक टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इफ द फ्रॉम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एब्जॉर्प्शन विल अकर। तो कह रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कैसा एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, क्या वो अनचेंज दिखाएगा, क्या वो अपफिल दिखाएगा, क्या वो डाउनफिल दिखाएगा, वो कैन नॉट से दिखाएगा। तो अभी मैं समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आपका प्रोटॉन है, ठीक, हमको इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या होता है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं Cl, हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके आसपास का इन्वायरमेंट जो शील्डेड है उसको क्या करेगा, डी शील्डेड कर देगा, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट को तोड़ देगा, थोड़ा वीक आउट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन इससे अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये डी शील्डेड हो जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा। और एक बार याद रखना, अगर कोई भी प्रोटॉन डी शील्डेड होता है, डी शील्डेड होगा, अगर वो डी शील्डेड अगर होगा तो डाउन
फील्ड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डाउन फील्ड, नीचे की हो जाएगा, डाउन फील्ड में, यानी कि डी से डी शील्ड, डी से डाउन फील्ड, डी से डी शील्ड, डी से डाउन फील्ड। देखते हैं ऑप्शन नंबर कह रहा है अनचेंज, तो अनचेंज तो हो ही नहीं सकता, अप फील्ड भी नहीं हो सकता, डाउन फील्ड होगा बेटा, अभी मैंने आपको डिस्कस करा, और ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इस पूरे NMR में रूल अप करती है। अंडरस्टैंड? So our fourth question is, if the chemical shift on the डेल्टा स्केल होता है, एक टाउ स्केल होता है, हमें डेल्टा स्केल की वैल्यू दे दी गई है 4.4 दे दी गई है, दैट द टाउ स्केल वुड बी, तो टाउ स्केल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो टाउ के लिए अभी मैंने आपको बताया, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, टाउ इज इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा, यानी कि जितनी वैल्यू डेल्टा की हो उसको 10 से माइनस कर दोगे, आपको टाउ की वैल्यू, टाउ स्केल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको डेल्टा स्केल की वैल्यू 4.4 दे रहा है, तो इजीली आपको माइनस कर लोगे, इसमें से 4.4 माइनस कर लोगे तो आपको 5.6 समथिंग मिलेगा, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं बटाक से, यहीं पे आपको मिल रहा है 5.6, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, फॉर्मूला याद करो, माइनस करो, इतना तो इजीली आप कर ही सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज NMR इनएक्टिव। जैसे आपको पता है NMR किसकी स्टडी करता है? न्यूक्लियस के अबाउट जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उनकी स्टडी करता है। ठीक है, तो कह रहा है इनएक्टिव NMR इनएक्टिव कौन से होंगे? तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें एटॉमिक मास का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आपको एटॉमिक मास ऑड होना चाहिए, तभी वो NMR एक्टिव होगा रेदर देन इनएक्टिव होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इनमें से किसका आपका एटॉमिक मास, किसका आपका इवन है या ऑड है। हमसे क्या पूछा? इनएक्टिव पूछा, तो हमें देखना है कि इवन है किसमें, तो इसमें तो ऑड है, ये तो एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव होगा। देखो यहाँ पे 16 क्या है आपका? इवन है, तो यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? इनएक्टिव ही पूछा था। अगर हमसे एक्टिव पूछता तो ये तीनों ही सही हो जाते। ठीक है, इनएक्टिव वही होगा जिससे एटॉमिक मास इवन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, द नंबर ऑफ स्पिन स्टेट ऑफ बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11, इसकी हमें क्या दे दी गई है? स्पिन दे दी गई है हमें 3/2, तो हमें स्पिन दे दी गई है बोरॉन के 3/2, तो क्या कह रहा है कितना नंबर होगा? तो इसके लिए भी एक आपको फॉर्मूला, स्पिन का भी फॉर्मूला होता है 2I+1, ये आपका स्पिन होता है। स्पिन आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ये करो 3/2 करो, +1 कर दो, यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 से आप काट दोगे, यानी कि आपकी 4 आ जाएगी 2/3। आपको समझ में आया कैसे करा भाई? फिर से देख लो, 2I+1 होगा, 2 लिखा, I की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है? 3/2 दे दी गई है, हमने 3/2 करा, +1 करा, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये 3 + 1 आपकी 4 आ जाएगी। तो जल्दी से देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रोटॉन न्यूक्लियाई, हमको क्या देखना था? स्पिन देखनी थी, तो स्पिन हमारी 4 होगी बोरॉन की, यानी कि 4 बार स्पिन होगा बोरॉन आपका मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोटॉन न्यूक्लियाई फ्लिप फ्रॉम अल्फा स्टेट टू बीटा स्टेट, यानी कि कोई भी आपका न्यूक्लियाई वो अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जा रहा है, एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करेगा अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाने के लिए? तो NMR में हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं फॉर अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है NMR में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है प्रोटॉन ऑफ अ कंपाउंड एग्जिबिटेड ऑन NMR सिग्नल एट 200 हर्ट्ज दे दी गई है हमें सिग्नल, और एक 16 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट द डेल्टा वैल्यू ऑफ द सिग्नल, तो इस इंस्ट्रूमेंट की डेल्टा वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए जहाँ पे आपको हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज दिख जाए तो हम लोग वैल्यू PPM में ही निकालते हैं। तो PPM का आपका फॉर्मूला होता है PPM अगर, तो क्या हो जाएगा आपका? हर्ट्ज डिवाइडेड बाय मेगाहर्ट्ज। दोनों की वैल्यू हमें दी गई है, हर्ट्ज की हमें कितनी दे दी गई है? 200 दे दी गई है, 200 लिख लिया, और मेगाहर्ट्ज की आपको 60 दे दी गई है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका क्या हो जाएगा? 2 3 = 6 हो जाएगा, 2 1 = 2, अब 0 लग जाएगा, फिर 3 1 = 3, 3 3 = 9, यहाँ पे पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, तो 3.33 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसके लिए क्या होगा? PPM = हर्ट्ज डिवाइडेड बाय मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज की वैल्यू दे दी गई थी, और जब हम डेल्टा वैल्यू निकालते हैं वो PPM में ही निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3.3 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल गिवन बाय एथिल क्लोराइड इन इट्स NMR स्पेक्ट्रम। तो एथिल क्लोराइड कितने NMR स्पेक्ट्रम शो करेंगे, कितने सिग्नल शो करेंगे? तो आपको सबसे पहले तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला था C2H5Cl। ठीक, C2H5Cl। सो आपको एथिल क्लोराइड के NMR सिग्नल पूछा कितने होंगे, तो पहले आपको C2H5Cl, इसको हम थोड़ा ब्रेक फॉर्म में लिखते हैं। तो C हमारा लिखा है, कितने कार्बन लगाना है आपको पता है, कार्बन कितने हाइड्रोजन लगाना है? 5, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3, एक तो ये लगाइए 1 2 3। ठीक, एक हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, एक क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो ये जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं ये एक ही कार्बन से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं आपको एक ही सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इधर वाले हाइड्रोजन, इन 2 हाइड्रोजन को आप देखोगे तो एक Cl भी लगा है, तो कहीं ना कहीं ये जो दिए जो 2 हाइड्रोजन है ये NMR सिग्नल डिफरेंट देंगे, यानी कि टोटल अगर आपको एथिल क्लोराइड में NMR सिग्नल मिलेगा तो 2 सिग्नल मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 2 सिग्नल्स आपको एथिल क्लोराइड में मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नंबर ऑफ NMR सिग्नल गिवन बाय द कंपाउंड। ये हमें एक कंपाउंड दे देगा, हमें इसमें देखना है कि कितने NMR सिग्नल शो होंगे। आपको मैंने बार बताया NMR सिग्नल आप कैसे देंगे, जो आपके हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट है वो आसपास के अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा तो वो डिफरेंट सिग्नल शो करेंगे। अगर वो एक ही इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक ही सेम टाइप का सिग्नल शो करेंगे। ठीक है, हमें आसपास का हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट देखना है, वो किस चीज़ से जुड़ा है, किस चीज़ से अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा ये 2 जो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से कार्बन से, एक ही कार्बन से सेम पोजीशन में जुड़ा है, तो ये दोनों NMR सिग्नल सेम देंगे। अब ये आप देखोगे Me क्या है, देखोगे आप एक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये Me का मतलब होता है CH3 मेथाइल। कितने होते हैं, मेथाइल, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं सिग्नल देंगे आपको। तो एक सिग्नल तो आपको ये दे देगा और एक सिग्नल ये दे देगा, ये भी यानी कि 2 NMR सिग्नल चूज है। ये क्यों, अलग इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसके साथ इधर क्या लगा है, ब्रोमीन भी लगा है। इधर हम देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन सेम लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें कितना सिग्नल देगा, 2 ही NMR सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन डिपेंड्स ऑन, यानी कि न्यूक्लियर जो हमारा स्पिन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्या वो मास नंबर पर डिपेंड करता है, क्या वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, या बोथ A एंड B पर, या शील्डिंग पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मास नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर तो डिपेंड करेगा ही, और एटॉमिक नंबर पर ही करेगा। ठीक, दोनों पर ही आपका न्यूक्लियर स्पिन डिपेंड करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 12 कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना बेटा। कह रहा है अ प्रोटॉन Hb इज कपलेड टू 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि वो 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन से अटैच्ड है। ठीक है, उसकी जिसको हमने क्या दे दिया, H इन्होंने दे दिया। कह रहा था मल्टीप्लिसिटी एंड द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइंस इन द सिग्नल HB, यानी कि हमसे HB की क्या पूछ रहा है, रिलेटिव इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो जहाँ पे अगर रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइंस आ जाए तो वहाँ पे आपको n+1 क्या, n+1 देखना है। n क्या होगा, जितने भी हमारा इक्विवेलेंट प्रोटॉन दिया होगा, यानी कि HB हमें कितने दे दिए गए, 4 आपको दे रहा है। देखो 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन दे रहा है, 3 देता है तो हम लोग 3H रख देते हैं, 4 दे रहा है तो हम लोग 4H रखेंगे। तो देखो इस तरीके को कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, और n हमें कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दे दिए गए, तो हमें 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन दे दिए गए, +1 कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका 5 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्विंटेट। क्या यूज़ करते हैं, क्विंटेट। और ये 4 के लिए क्वार्टेट, 3rd के लिए ट्रिपलेट, 2 के लिए डबलेट। तो आपका कहीं ना कहीं आपको 5 सिग्नल्स लाइन मिलेंगी इंटेंसिटी की, अगर आप 4 हाइड्रोजन लोगे इक्विवेलेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्विंटेट, यानी कि ये रेशियो में इतनी लाइन्स के सिग्नल आपको मिलेंगे, क्विंटेट 5 टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, आपका 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट NMR के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो जल्दी से देखते हैं। ये आपसे कह रहा है ग्रेटर इज द डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा। बिल्कुल सही, जितनी हमारी डी शील्डिंग ज्यादा होगी उतनी हमारी डेल्टा स्केल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हायर इज द शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी लोअर विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा में कमी, यानी कि डेल्टा टाउ क्या होता है, 10 माइनस डेल्टा होता है, यानी कि अगर आपकी शील्डिंग ज्यादा होगी तो आपकी ऑब्वियसली डेल्टा स्केल की वैल्यू कम ही होती जाएगी। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द टाउ एंड डेल्टा स्केल आर रिलेटेड। अभी मैंने एक ऑप्शन में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था निकाल के, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो कहीं ना कहीं तीनों स्टेटमेंट NMR के लिए सही साबित हो रही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई स्पिन, आएगा मतलब न्यूक्लियाई स्पिन क्या कह रहा है, 1 2 3 हो सकती है, यानी कि किसकी न्यूक्लियर स्पिन होल नंबर में होगी। तो क्या वो हाइड्रोजन की होगी, या क्या नाइट्रोजन की होगी, या बोरॉन की होगी। तो आपको यहाँ पे अगर एक चीज़ देखना है कि अगर आपसे 1 2 3 होल नंबर की न्यूक्लियर स्पिन पूछ ले तो हमें देखना है कि आपका एटॉमिक मास इवन में होना चाहिए और एटॉमिक नंबर ऑड में होना चाहिए। यहाँ पे भी ये कंडीशन हो रही है, यहाँ पे भी देखो इवन है हमारा मास, यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर ऑड है। ठीक है, यहाँ पे भी इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है, यानी कि तीनों ही क्या है, होल नंबर के न्यूक्लियाई स्पिन देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है एन एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट कॉजेज, कह रहे हैं जो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है वो क्या कॉज करता है, शील्डिंग कॉज करता है। किस मॉलिक्यूल के लिए, कौन से मॉलिक्यूल के लिए एनाइसोट्रॉपिक शील्डिंग कॉजेज करता है, तो एल्काइंस के लिए, एल्काइंस ग्रुप के लिए हमारा एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट शील्डिंग करेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कांट बी यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कह रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो हम नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि अब बस आपको एक चीज देखना है, तो आपको कोई सा भी सॉल्वेंट जो आप इजीली पहचान लो। हम लोग एनएमआर में किसकी स्टडी कर रहे हैं, अभी हाइड्रोजन का एनवायरमेंट देख रहे हैं, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन का एनवायरमेंट दे रहे हैं कि उसके आसपास कितने सिग्नल्स है, उसके सिग्नल्स देख रहे हैं। अगर आप मान लो सॉल्वेंट अगर आप ऐसा लोगे जिसमें हाइड्रोजन पहले से ही है, तो वो कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग तो हाइड्रोजन ही की स्टडी करना है, तो हम लोग को ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्सेंट हो, तो वही हमारा सॉल्वेंट यूज होगा हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब कांट भी यूज, ये यूज करा जा सकता है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, ये भी यूज करा जा सकता है, इवन ये भी यूज करा जा सकता है, लेकिन ये नहीं यूज करा जाता, क्यों, क्योंकि इसमें एक CH ग्रुप है और इसको क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है। क्या होता है, CH क्लोरो FORM क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है पहले से ही, ठीक है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा हाउ मेनी सिग्नल्स फाउंड इन 2-क्लोरोप्रोपेन, यानी कि 2-क्लोरोप्रोपेन में हमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे। तो पहले 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, मैंने यहाँ पे बनाया है। प्रोपेन मतलब होता है मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन की चेन होगी, हमने 3 कार्बन लिखे, हमें वैलेंसीज पूरी करनी है। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी को हम लोग 4 टेट्रावैलेंट होता है, तो हम लोग 4 वैलेंसीज के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। 2 पे हमारा क्लोरो ग्रुप लगा दिया, बाकी हमने हाइड्रोजन लगा दिया। हम देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन कितने डिफरेंट इन्वायरमेंट से लगा हुआ है, उतने ही हमें NMR केमिकल सिग्नल्स फाउंड होंगे। तो जल्दी से देखते हैं। तो पहले वाले इस हाइड्रोजन को देखो, ये एक ही कार्बन से तीनों अटैच है, तीनों सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं एक ही टाइप को आपको NMR सिग्नल देंगे। ये वाले हाइड्रोजन को देखो, ये इधर साइड Cl से अटैच है, तो ये एक अलग डिफरेंट टाइप का NMR सिग्नल देगा। अब इनको देखो, ये वाले ये कार्बन से अटैच है, ये तीनों ही सिंगल H है, तो यानी ये कहीं ना कहीं एक ही टाइप का NMR सिग्नल शो करेंगे, यानी कि 2-क्लोरोप्रोपेन में टोटल NMR सिग्नल आपके कितने हो जाएंगे, 3। तो टोटल आपके NMR सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 आपके NMR सिग्नल फाउंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यह क्वेश्चन नंबर बताने से पहले मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए बच्चा। मैं इसीलिए आपके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती हूँ हर तरीके से, हैंड रिटन्स के लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल और एग्जाम के पर्पज से आ ही आए। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस सब के आपको जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप जाके जरूर देखिएगा। और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो उसको रेगुलरली वॉच करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा, मैं बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। कह रहा है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी TMS यानी कि टेट्रामेथाइलसिलेन का क्या फॉर्मूला होगा। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। तो TMS का हम लोग किस तरह की, टेट्रा यानी कि 4, टेट्रामेथाइल यानी कि 4 मेथाइल होंगे। तो पहले 4 इसमें है, और किस में है 4, यहाँ पे भी 4 होगा, 4 इसमें, यानी कि इसमें तो 3 है, तो ये वाला तो आप कट ही कर दो, इसमें 4 है, लेकिन हमें सेलेन के लिए हम लोग SI से डिनोट करते हैं, SE से नहीं डिनोट करते हैं। यार ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, टेट्रामेथाइल 4 मेथाइल होंगे, सेलेन का फॉर्मूला होता है SI, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा आपका फॉर्मूला। अब कह रहा है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे डील्स करती है, किससे डील्स विद किससे करती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे डील करती है, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्शन से करती है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट से करती है, न्यूक्लियर चार्ज से करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस से करती है। तो आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर स्पिन इससे डिनोट करती है, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में हम लोग को बताती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं टाउ स्केल, इसको टाउ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल्टा को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल आर रिलेटेड टू। अभी मैंने 2 बार बता चुकी हूँ इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू 10 - डेल्टा स्केल, टाउ स्केल इक्वल टू 10 - डेल्टा स्केल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट आर, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल शिफ्ट के लिए। तो क्या रहा है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है क्या इंडक्टिव इफेक्ट उन्हें केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है। ऑप्शन सी कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, तो सबसे हाईएस्ट तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट भी कहीं ना कहीं केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये थे आपके NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ मोस्ट 20 to 21 MCQs फॉर योर BSc 4th सेमेस्टर एज वेल एज और कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करेगा और वीडियोस को जरूर, आने वाली वीडियोस यानी कि 2 आपके यूनिट बाकी रह गई हैं सेमेस्टर 4 के अकॉर्डिंग, एक आपके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक आपकी सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़े, वो ये 2 यूनिट में मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगी। तो आपके सेमेस्टर 4 की सारी यूनिट्स के MCQs हो जाएंगे। इसको मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब तक कि वीडियोस को वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर 7 होगी आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब तक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।